साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। हमने भाग 3 को कंप्लीटली पढ़ लिया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का जो वर्णन था, मौलिक अधिकारों का टॉपिक हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको शॉर्ट में हम डीपीएसपी कहेंगे, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। साथियों, एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। मौलिक अधिकार से तो आते ही आते हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है और पिछली कई भर्तियों में हमने एक प्रश्न बनने का एक तरीका देखा है। तो तरीका ये रहा है कि जिस सिलेबस में मूल कर्तव्य और ये नीति निदेशक तत्व दोनों होते हैं, वहां से एक तुलनात्मक रूप से एक प्रश्न आता है। 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे मूल कर्तव्य के, एक होगा डीपीएसपी का, या 3 डीपीएसपी के होंगे और एक होगा फंडामेंटल ड्यूटी का। उनमें से पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व नहीं है, या निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। वो प्रश्न तब सही हो सकता है जब आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो और आपको लाइन टू लाइन सारे मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति के निदेशक तत्व अच्छे से याद हो। और सबसे बड़ी बात इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो कर्तव्य है वो नागरिकों के कर्तव्य हैं और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो राज्य के कर्तव्य हैं। तो नागरिकों के कर्तव्य की भाषा और राज्य के कर्तव्यों की भाषा कहीं ना कहीं अलग मिलेगी, फिर भी आप इनको अच्छे से समझ के और याद कर सकते हो। एक प्रश्न इस तरह का बनता है, एक डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे जाते हैं और पिछले कई पेपर में देखें, अभी पीछे का सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी इतने कठिन कठिन सवाल आए हैं। एक जिस पॉलिटी को लोग इतना आसान समझते थे, सभी लोग इसको ये कहते थे कि ये तो संविधान तो सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के वो प्रश्न गलत हुए हैं। पिछले 3-4 भर्तियों में, विशेषकर पिछली 2-3 भर्तियों में तो ऐसा हुआ है, बहुत कठिन प्रश्न भी पूछे गए हैं और हम उसी स्तर से पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो। साथियों, तीनों वैकेंसियां आने की अब संभावनाएं हैं। स्पष्ट तौर पर तो मैं ये नहीं कह सकता कि कब भर्तियां आ रही है कब नहीं आएगी, लेकिन बात यह है कि अब जैसे ही ये कई राज्यों के चुनाव हैं, इधर हालांकि हमारा उन चुनावों से ज़्यादा संबंध नहीं है, फिर भी नेताओं को हो सकता है कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव हैं तो कुछ नेताओं को उधर लगा दिया जाए, बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सरकार अपना कार्य अब रूटीन में शुरू कर चुकी है और अब ये चर्चा भी जोरों पर है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी, शिक्षा मंत्री के द्वारा भी इस तरह की बातें कही गई है। तो भर्तियां तो आनी हैं और मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि तैयारी जब करो जब भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस दिन तो एक बहुत बड़ी भीड़ जिसने कभी भी तैयारी नहीं की वो भी तैयारी करने लग जाएगा। इसमें आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही हैं कि भर्ती आती तो ही तैयारी करते हैं। तो आप भी अगर इस भीड़ में हो तो फिर तैयारी मत करो, अपना जिस काम में लग रहे हो उसी में लगे रहो। सभी से मेरा निवेदन है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो आपने टारगेट बना रखा है उसको अच्छे से पढ़ो और उसके बाद आगे की तैयारी जो भी आपको करनी है। इंतजार करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, कि इंतजार जब भर्ती आएगी जब पढ़ेंगे तो फिर आप बहुत लेट हो चुके होंगे। ये मेरी रणनीति का एक अहम हिस्सा है
तो इसको जरूर फॉलो करें। और अब जब आप पढ़ रहे हो तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं, उसको अच्छे से अभी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये प्रेशर नहीं है कि फला तारीख को एग्जाम है। तो साथियों शुरू करते हैं। डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, भाग 4 में इनका वर्णन है। हमारा संविधान का भाग 4 है, वो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथियों, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और साथ में एक लोक कल्याणकारी राज्य भी है। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते उसका पहला कर्तव्य ये बनता है कि देश की जनता के हितों की रक्षा करे और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करें। इस तरह से भारत का जो लक्ष्य है वो हम कह सकते हैं कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाला हो सकता है या है। और भारत के अतीत को देखा जाए तो इस संदर्भ में ये बात सही भी है, क्योंकि एक लंबी दास्ता के कारण भारत के सभी लोग सभी दृष्टि से लगभग अविकसित रह गए थे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह से। जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय प्रत्येक भारतवासी ने एक चैन की सांस ली थी और दास्ता के उस बंधन से मुक्त एक स्वतंत्र जीवन यापन का सपना सजोया था। हमारे संविधान निर्माता भी बहुत ज्यादा सजग थे। उन्होंने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए, स्वतंत्रताएं प्रदान की और उनकी आशाओं आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि अब भारत ने अपनी विकास की यात्रा प्रारंभ ही की थी, इसलिए नागरिकों की सभी आशाएं थी उनको पूरा करना संभव नहीं था। फिर भी उनको बहुत सी व्यवस्थाएं संविधान में दी गई। राज्य समय समय पर जितना संभव हो सका राज्य ने हमें दिया है। जनसाधारण की आशाओं को आकांक्षाओं को साकार करने का प्रयास किया है। और साथियों, इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं को हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। डीपीएसपी का वर्णन संविधान के भाग 4 में है, 36 से 51 में है। और भारत ने इसको आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। ये हम स्रोत में पढ़ चुके हैं। आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था, लेकिन हमें तो यही याद रखना है, हमने आयरलैंड के संविधान से इनको अपनाया है। अब बात ये आती है कि क्या इससे पहले भी डीपीएसपी भारत के संविधान का जो बना है हमारा संविधान, उससे पहले भी इस तरह की कोई व्यवस्था थी भारत में? तो हमने देखा 1935 का अधिनियम था, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है। पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। उसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया था कि क्यों हम उसको बाद में पढ़ेंगे। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल और जो गवर्नर्स थे, एक गवर्नर जनरल होता था और राज्यों में गवर्नर होते थे, उनको कुछ निर्देश जारी किए गए थे 1935 के अधिनियम में, जिन्हें अनुदेशों का दस्तावेज कहा जाता था। अनुदेशों का दस्तावेज। तो ये एक तरह का डीपीएसपी ही था। जो आज भारतीय संविधान में डीपीएसपी है, भाई संविधान में डीपीएसपी का क्या रोल है? हालांकि अब ये लेक्चर जब पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसका यही रोल है कि राज्य कोई भी नीति निर्माण करे तो इन डीपीएसपी का ध्यान रखे। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं ये कब बने और क्या है, कैसे है, फिर इनके कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो 1935 में ये प्रावधान था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी अनुदेशों का दस्तावेज। गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 में। उनको अनुदेशों का दस्तावेज कहा गया था,
यानी इन दस्तावेज के अनुसार उनको शासन करना था, या इसमें कुछ निर्देश दिए थे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। उसके बाद 1944 का समय आया, एक सप्रू समिति का गठन हुआ था, जिसको भी हमने नहीं पढ़ा है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। 1944 इस समिति ने सुझाव दिया था 1945 में जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इसने कहा कि जो मूल अधिकार है हमारे वो दो तरह के। वैसे तो इसने कई तरह के मामलों पर अपनी रिपोर्ट दी थी, वो उसी समय डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि दो तरह के मूल अधिकार होने चाहिए, एक तो वाद योग्य और दूसरे अवाद योग्य, या न्यायोचित कह लो या अन्यायोचित, या गैर न्यायोचित कह सकते हैं, अन्यायोचित उचित नहीं है। यानी वाद योग्य मौलिक अधिकार मतलब कि हमारे जो जिनको हम लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। और अवाद योग्य जो वर्तमान में जो डीपीएसपी है इनकी बात थी, लेकिन उन्होंने डीपीएसपी का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दो तरह के मूल अधिकार हो, एक वाद योग्य हो जिनको लागू कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सके या ऐसी कोई व्यवस्था हो, और दूसरा जो वर्तमान डीपीएसपी है कि जिनको लागू कराने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये इसमें एक इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये प्रस्तुत किया, ऐसी रिपोर्ट दी। साथियों, भारतीय संविधान सभा में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति भी बनी थी मौलिक अधिकारों से संबंधित। उन्होंने भी बड़े स्तर पर बहुत ही व्यापक रूप से अधिकारों की व्यवस्था की का सुझाव दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि स्वतंत्र भारत के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां विद्यमान थी और प्रशासन भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था। इसलिए इन व्यापक रूप से जो सुझाए गए मौलिक अधिकार थे उनको लागू करने में बहुत सारी कठिनाइयां थी। इसलिए फिर इनको बाद में वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया। और जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, खूब नाम सुना होगा आपने, बी.एन. राव ने फिर सुझाव दिया, ये ही सुझाव उन्होंने दिया और उसके आधार पर फिर भाग 3 और 4 की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों को दो भागों में विभाजित करने की जरूरत है, पहला वाद योग्य और दूसरा अवाद योग्य, या न्यायोचित या गैर न्यायोचित। वाद योग्य अधिकारों को संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया, यानी मूल अधिकार, और अवाद योग्य जो अधिकार उस समय बताए उनको नीति निदेशक तत्वों के नाम देकर संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेदों में वर्णन किया, जिनको हम शुरू करेंगे। ये बात हो गई। साथियों, नीति निदेशक तत्वों को गैरवाद योग्य बनाया गया, इसके भी कुछ कारण थे, या गैर न्यायोचित बनाया गया। तो क्या कारण थे ऐसा कि इनको मूल अधिकारों के समान ही दर्जा क्यों नहीं दिया गया? तो इन्हें लागू करने के लिए वित्तीय संसाधन हमारे पास नहीं थे, संसाधनों का अभाव था, ये कह सकते हैं वित्तीय संसाधन, क्योंकि देश आजादी के समय संशोधन लिख दिया, संसाधन का अभाव। उस स्थिति को देखें तो भारत में कृषि प्रधान देश, गरीबी की पराकाष्ठा को झेलता हुआ देश, ये सारी चीजें संभव नहीं थी। तो वित्तीय संसाधनों का अभाव था, देश में बहुत बड़े स्तर पर विविधता थी, पिछड़ापन था, तो इनके लागू होने में सीधी सी बात है फिर ये बाधक होंगे। और हम हाल ही में ब्रिटिश दासता से मुक्त हुए थे, इसलिए इनको लागू कराने के लिए दबाव पड़ सकता था। कारण कि हम बहुत दबी कुचली जीवन को हमने झेला था, तो जैसे मूल अधिकार मिले इसको भी वहां पर हम शामिल कर देते, तो फिर हम इनका भी हम डिमांड करते सरकार से, क्योंकि अभाव में जिए थे, एकदम स्वतंत्रता मिली थी,
तो हर चीजों की फिर हम डिमांड करते सरकार से, न्यायालय में जाते कि ये डीपीएसपी लागू करो, जो कि मूल अधिकार होता अगर उस समय इनको मूल अधिकार मानते तो सरकार ने फिर ये रास्ता निकाला कि इनको अवाद योग्य बना देते हैं और इनको नीति निदेशक तत्वों का नाम दिया। यानी ये सरकार पर निर्भर रहेगा कि सरकार इनको कब लागू करे। सरकार के पास संसाधन है तो इनको लागू कर दे, नहीं है तो न्यायालय में हम ये नहीं कह सकते कि संविधान में ये इतने सारे नीति निदेशक तत्वों को शामिल कर रखा है तो इनको लागू अब तक क्यों नहीं किया। हम न्यायालय में इसलिए ये इस मुद्दे को लेकर नहीं जा सकते। तो अब जब ऐसी व्यवस्था थी तो बहुत सारे विचारकों के विचार आना भी स्वाभाविक था। डॉक्टर अंबेडकर ने इनके बारे में काफी सकारात्मक अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित होता है। साथियों, अभी तो आप इनको इसी तरह से समझ लो, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप देखोगे कि किसी भी तरह से ये मूल अधिकारों से कम नहीं है। लेकिन पहले हम इनको उसी रूप में समझेंगे जिस रूप में इनको शामिल करते समय समस्या आई थी, या जो विचारक अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि अधिकार और इनमें नीति निदेशक डीपीएसपी में या नीति निदेशक तत्व में काफी अंतर था। वही है कि लागू कराने का अधिकार नहीं था, तो ये सरकार की इच्छा पर निर्भर थे, और वो नागरिकों का मूल अधिकार था, वो तो सरकार को देना ही पड़ेगा, उनको छीनने का अधिकार नहीं था सरकार के पास। तो ये अंतर था। केसी वीयर है, उन्होंने कहा कि नीति निदेशक तत्व संविधान सभा के उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। एम.वी. पायली है प्रोफेसर। तो प्रोफेसर पायली के अनुसार नीति निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना का या राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन है, उन्होंने कहा कि ये सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। टी.टी. कृष्णमाचारी के अनुसार नीति निदेशक तत्व भावनाओं के कूड़ेदान की तरह हैं, मतलब इनका कोई महत्व नहीं है। प्रोफेसर के.टी. साहा ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी बैंक हो गया सरकार, तो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो डीपीएसपी को लागू करे या ना करे। एक नकारात्मक टिप्पणी की है। साथियों, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और वर्तमान आज की तारीख तक हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि डीपीएसपी का बहुत बड़ा महत्व है। जिस दिन डीपीएसपी हम खत्म करेंगे उस दिन आपको लगेगा ये किसी भी तरह से मूल अधिकारों से कम नहीं है। लेकिन अब इनकी शुरुआत इसी तरह से करते हैं। एक थे के संथा नाम ने भी इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि निदेशक तत्व केंद्र और राज्यों के बीच एक तरह से संघर्ष उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच भी संघर्ष की स्थिति पैदा होती है इनसे, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में भी। तो ये उनका अपना खुद का विचार था। साथियों देखो, अच्छे से अब इसको बहुत विस्तार से दिमाग में बैठा लो कि नीति निदेशक तत्व क्या है। अनुच्छेद में क्या लिखा है केवल ये नहीं रटना है, वास्तव में डीपीएसपी क्या है हमें यह पता होना चाहिए। तो नीति निदेशक तत्व राज्य की सार्वजनिक नीति निर्माण में सहायता के लिए संघ और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देशक और मार्गदर्शक सिद्धांत है, और सरकार का यह दायित्व है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। यानी ये मान लो कि आप तो जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया,
गीता के उपदेश के माध्यम से राह दिखाई और वो युद्ध के लिए तैयार हुए, उसी तरह से नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए राह दिखाने का काम करते हैं। यानी राज्य कोई भी नीति बनाए तो इनको ध्यान में रख के बनाए। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चलाती है, जितनी भी योजनाएं आप देखते हो जो आपको डायरेक्ट आपको लाभ होता है उनसे, या किसी विशेष वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, वो सब नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए ही चलाई गई है। चाहे मनरेगा हो, आरटीई 2009 हो, और कितने भी जितनी भी योजनाएं ज्यादातर इनको लागू करने के लिए चलाई, क्योंकि ये कल्याणकारी योजनाओं या एक राज्य को कल्याणकारी रूप प्रदान करते हैं। राज्य ऐसा हो जो अपनी जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करे। तो जो भी सरकार हमें छूट देती है, किसी क्षेत्र में कोई नई योजना लाती है, कोई हमें किसी तरह की कोई लाभ पहुंचाया जाता है, वो सारी योजनाएं हैं वो इन सब को लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो साथियों, अनुच्छेद 36 से पहले कुछ चंद लाइन लिख लो और उसके बाद हम डायरेक्ट अपने अनुच्छेद 36 पर चलेंगे। हेडिंग डाल लो, पार्ट 4 भाग संख्या 4, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी, और एरो लगा के लिख सकते हो अनुच्छेद 36 से 51। इसमें लिखो डीपीएसपी का वर्णन संविधान के भाग नंबर 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिन्होंने इसे स्पेन से ग्रहण किया था। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। गवर्नर मतलब राज्यपाल, गवर्नर जनरल मतलब बड़ा राज्यपाल कह लो, महाराज्यपाल कह लो, जो भी, इसके लिए हिंदी का कोई शब्द इसको अच्छा सा सूट नहीं करता, इसलिए इसको गवर्नर जनरल ही मान लो आप। साथियों, तबीयत खराब है, रात को बहुत लेट समय हो चुका है, फिर भी मेरा प्रयास है कि आप तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए, तो बोलने में और आवाज़ से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक जोश के रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी शब्दों का और वो किसी तरह की गलती नहीं होने की संभावना रहेगी। आप चिंता ना करें, आप बस लिखते जाओ। देखो, भारतीय संविधान में डीपीएसपी को आयरलैंड से या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिन्होंने इसे स्पेन से ग्रहण किया था। नेक्स्ट, अच्छा, हम तो गवर्नर जनरल पर आ गए थे, कोई बात नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें अनुदेशों का दस्तावेज कहा जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था। नेक्स्ट, 1944 में सप्रू समिति, 1944 में सप्रू समिति का गठन किया गया था, जिसने 1945 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अन्य मामलों के साथ साथ 2 तरह के मूल अधिकारों से संबंधित भी बात की गई थी। नंबर 1, न्यायोचित या वाद योग्य मूल अधिकार। न्यायोचित या वाद योग्य, एक ही बात है, ये वाय लिख रखा है मैंने, वाद, न्यायोचित या वाद योग्य मूल अधिकार। और नंबर 2, गैर न्यायोचित या अवाद योग्य मूल अधिकार। नेक्स्ट लिखिए, संवैधानिक सलाहकार BN राव ने सुझाव दिया
कि मूल अधिकारों को दो भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। पहला वाद योग्य अधिकार और दूसरा अवाद योग्य अधिकार। सेम वही बात आ गई। नेक्स्ट, वाद योग्य अधिकारों को संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया और अवाद योग्य अधिकारों को ही निर्देशक तत्वों का नाम देकर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। कुछ कथन लिख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। नेक्स्ट, एम.वी. पायली के अनुसार निदेशक तत्वों या निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, के.सी. वियर के अनुसार नीति निदेशक तत्व संविधान सभा के उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ग्रेनविल ऑस्टिन, खूब सारे ये चर्चित है, आप जब भी पढ़ते हो आते रहेंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। नेक्स्ट, टी कृष्णामाचारी के अनुसार नीति निदेशक तत्व भावनाओं के कूड़ेदान की तरह है। नेक्स्ट, ये बहुत बार आई हुई परिभाषा प्रोफेसर के.टी. साहा के अनुसार निदेशक तत्वों को, या ऐसे लिख लो, प्रोफेसर के.टी. साहा ने निदेशक तत्वों को ऐसे चेक की संज्ञा दी है, या वो लिख लिया तो वैसे लिख सकते हो। प्रोफेसर के.टी. साहा के अनुसार निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, या ये दूसरे वाले लिख रहे तो ऐसे चेक की संज्ञा दी है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट, एक और विचारक का लिख लो, के संथानाम के अनुसार नीति निदेशक तत्व केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक संघर्ष उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, एक लाइन और लिखो, फिर अनुच्छेद 36 पढ़ेंगे। नीति निदेशक तत्व राज्य की सार्वजनिक नीति निर्माण में सहायता के लिए संघ और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देशक एवं मार्गदर्शक सिद्धांत है। संघ सरकार मतलब
केंद्र सरकार। संघ और राज्य सरकारों के लिए या केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देशक एवं मार्गदर्शक सिद्धांत है तथा सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। तो साथियों, ये हमारे एक इसकी भूमिका थी। फिर एक बार समझ लो, जैसे नागरिकों के कर्तव्य हैं जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम नीति निर्देशक तत्वों के बाद, वैसे ही राज्य के कर्तव्य भी हैं जिनको नीति निर्देशक तत्वों का नाम दिया है। इसको समझ के ही आगे चलना है। जब तक समझ में ना आए नीति निर्देशक तत्व क्या है, तब तक ये 36 से 51 पढ़ना बेकार है। तो सीधी सी बात ये समझ लो कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो जब भी कोई कानून बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखें, या जन कल्याण के लिए कोई भी योजना बनाए तो इनको ध्यान में रखकर बनाए, क्योंकि इनके आधार पर ही जन कल्याणकारी योजनाएं बनती है। राज्य का कर्तव्य बता दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब राज्य करे या ना करे जरूरी नहीं है, हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन संविधान में यह कह दिया कि आप इनको कानून बनाते समय इनका भी ख्याल रखो। ये आपके एक तरह से कर्तव्य है। ये मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं कि संविधान ने कहा है कि राज्य को यानी सरकारों को कि आप के ये कर्तव्य हैं। कौन से? 36 से 51। तो राज्य के कर्तव्यों को आप साधारण भाषा में डीपीएसपी कहते हैं। ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये समझना है। तो ये तो हो गया अब क्लियर। यानी अब राज्य हमारे लिए क्या क्या करेगा वो हम पढ़ेंगे। इनमें क्या क्या करने की उसकी ड्यूटी बनती है और उसने क्या क्या किया है, इन पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो अनुच्छेद 36 पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें परिभाषा, किस चीज की परिभाषा दी गई है? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आप कहोगे सर राज्य की परिभाषा तो हमने भाग 3 में भी पढ़ी थी और भाग 3 के अनुच्छेद हमने 12 में पढ़ी थी, तो फिर यहां पर क्यों आ गई है? तो ये यहां पर भी आ गई। यहां पर भी राज्य की परिभाषा दी गई है और परिभाषा में ये लिख दिया अनुच्छेद 36 में कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। उस समय हमने ये पढ़ा था कि अनुच्छेद 3 में जो राज्य की परिभाषा है वो भाग 3 के जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है वो संविधान के भाग 3 पर ही लागू होती है। साथ में ये भी कहा था कहीं और लागू होगी तो वहां पर ये लिख दिया गया होगा, जैसे कि अब लिख दिया अनुच्छेद 36 में कि भाग 4 के लिए, या फिर ये कहें कि अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा वो ही है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई। और ये परिभाषा नीति निर्देशक तत्वों के लिए है। क्लियर? अब बात यह आती कि 12 में क्या परिभाषा दी थी। तो साथियों यहां मैं लिखवाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिखवाते लिखवाते एक ही चीज को बार बार आपका रजिस्टर नहीं भरना है। आपको याद भी होगा, आप अनुच्छेद 12 पढ़ के आए हैं। 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत कई निकायों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की सरकार थी, भारत की संसद थी। सभी राज्यों की सरकार को राज्य माना गया था, सभी राज्यों के विधानमंडल को राज्य माना गया था। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जितने भी स्थानीय प्राधिकारी थे सबको सरकार माना गया था, और अन्य प्राधिकारी थे जो अदर अथॉरिटीज थी उनको भी सरकार माना गया था। स्थानीय और अन्य प्राधिकारी को वहां पर स्पष्ट भी हमने अच्छे से डिटेल में किया था, जो कि यहां पर कतई नहीं करेंगे। तो अब अनुच्छेद 36 लिख लीजिए, हेडिंग डाल के इसको कंप्लीट करते रहेंगे, साथ साथ ही लिखा देंगे, आगे फिर चलेंगे। लिखो अनुच्छेद 36
परिभाषा, डेफिनेशन। इसमें नीति निदेशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है, या अनुच्छेद 36 में या इसमें नीति निदेशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की परिभाषा वो ही होगी जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 37 पर। साथियों, अनुच्छेद 37 का टाइटल है इस भाग में शामिल तत्वों का लागू होना। तो केवल इस टाइटल को तो सही समझ मत लेना, नहीं तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ये तो केवल टाइटल है, इस भाग में शामिल तत्वों का लागू होना। होगा या नहीं होगा वो अंदर बता रखा है अनुच्छेद में, यानी इसमें तो सिर्फ ये लिखा है हेडिंग में, तो एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंड इन दिस पार्ट। तो तबीयत पानी पीना पड़ेगा, खांसी आ रही है बार बार। भाग 4 में दिए गए जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं रहेंगे, सीधी सी बात ये है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इनमें जो बातें बताई गई है वो देश के शासन के लिए बेसिक है, मूलभूत है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये इस भाग 4 के अनुच्छेद 37 में लिखा है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर राज्य किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करता है या उसका फिर उल्लंघन करता है तो इस स्थिति में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और निदेशक तत्व विधायिका कार्यपालिका के लिए एक निर्देश है जिनके आधार पर संपूर्ण शासन संचालित होगा। ये भाग से ये अनुच्छेद 37 कहता है। देखो, अगर हम मूल अधिकारों से इनकी तुलना करें, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से इनकी तुलना करें, तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का। दोनों का उद्देश्य जनता का हित है। उद्देश्य एक होते हुए भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, और यह तो अच्छी तरह से स्पष्ट भी है, क्योंकि यदि इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता तो फिर एक ही भाग में रख लेते, इनको अलग अलग में स्थान देने की जरूरत ही नहीं थी। अतः ये जो दोनों में अंतर है वो लक्ष्य का नहीं है, लक्ष्य तो जनता का हित ही है, बल्कि क्रियान्वयन का है, लागू करने का है। यानी मूल अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं कराया जा सकता। इससे स्पष्ट होता है कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर है। लेकिन अब इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऊपर तो है, लेकिन बहुत सारे संशोधन हुए। ये हम शुरुआत में 37 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो इसको यहां तक की परिभाषा में शामिल करें। आगे तो जो होगा वो हम उस पर चर्चा करेंगे। अब इस व्यवस्था को देखते हुए हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से लागू ही नहीं कराया जा सकता तो फिर इनका महत्व क्या है, इन्हें संविधान में क्यों शामिल किया गया? तो साथियों, इसका उत्तर यह है कि यह बात तो सही है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये मूल अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये मूल अधिकारों के साथ साथ तो चल ही सकते हैं ना। मूल अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ये अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। कुल मिलाकर टारगेट ये है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से संविधान के किसी प्रावधान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। साथियों, धीरे धीरे समय निकलता गया और
ऐसी परिस्थितियां बनने लगी कि अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। न्यायालय का भी यह कर्तव्य है कि मूल अधिकारों की आड़ में वो नीति निर्देशक तत्वों को एकदम अनदेखा ना करें। न्यायालय ने अपने फैसलों में कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन रहना चाहिए, क्योंकि यह संतुलन जनहित में जरूरी है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को अनदेखा करना भी ठीक नहीं है। संविधान लागू होते ही हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों की जरूरत पड़ी। इसी का परिणाम हमने अनुच्छेद 31A, B और C में देखा है। हमने मूल अधिकारों को जब पढ़ा, जब हमने अनुच्छेद 31A को पढ़ा था, 31B को पढ़ा था और 31C को पढ़ा था। 3 अनुच्छेद हमने, अलग अलग अनुच्छेद हैं, तीनों को पढ़ा था। क्या था इसमें, हमने उस समय स्पष्ट कर लिया था कि अनुच्छेद 31A, B, C तीनों किसी ना किसी रूप में मूल अधिकारों से कहीं ना कहीं सीनियर रहेंगे। कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे रहेंगे जो मूल अधिकारों से ऊपर माना गया था, वहां पर डिटेल में पढ़ लिया गया था, यहां पर फिर से 10 मिनट खराब नहीं करेंगे। तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमजोर वर्ग है। इस कमजोर वर्ग का उत्थान करना ही नीति निर्देशक तत्वों का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और वर्तमान समय में हम व्यवहार में देखें तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई अंतर रह ही नहीं गया है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में जनता के कल्याण से संबंधित कार्यों का वर्णन किया गया है। इसलिए कोई भी सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती है, करेगी तो घर बैठेगी। यानी सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है वे सब नीति निर्देशक तत्व के आधार पर ही तो आधारित होती है, राजनीतिक वोट बैंक पर आधारित हो चुकी है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इन जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको बंद करने का मतलब सत्ता से दूर जाना है, और कोई राजनीतिक दल सत्ता से दूर नहीं जाना चाहता। शुरुआत में तो हमने ये पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए आवश्यक नहीं है, यह संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है कि इनको लागू करें या ना करें। अगर सरकार के पास संसाधन है तो इनको लागू कर दे, नहीं है तो जरूरी नहीं है। लेकिन राजनीति के इस बदलते स्वरूप को देखें तो आज तो सरकार कर्ज लेकर भी इनको लागू कर रही है। आपने चारवाक दर्शन को पढ़ा होगा। चारवाक दर्शन कहता है कि जब तक जियो घी पियो, पैसे नहीं है तो कर्ज लेकर पियो। इसी तरह से सरकार करती है कि जब तक सत्ता में रहना है तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करो, पैसे नहीं है तो कर्ज लेकर लागू करो। इसलिए अब आप बताओ, नीति निर्देशक तत्व किस आधार पर मूल अधिकारों से कम है? अतः नीति निर्देशक तत्वों का भी मौलिक अधिकारों की तरह बहुत बड़ा महत्व है, और कई मामलों में तो ये मौलिक अधिकारों से ऊपर है। जब हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था वहां विस्तार से पढ़ लिया था कि किस तरह से अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। 31 ख यानी 31B को पढ़ा था, वो पूरे मौलिक अधिकारों पर, जो भूमि सुधार अधिनियम वाली बात थी 9वीं अनुसूची में है, वो सारे मौलिक अधिकारों से ऊपर था। तो कुल मिलाकर बात ये, सरकार इनको लागू करने के लिए अब तक कितने ढेर सारे कानून बना चुकी है, हमने खूब देखा है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया सरकार ने। जब कुछ लोगों के पास जमीन थी, ज्यादा लोगों के पास नहीं थी, तो सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाई। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बना था, उसको बनाए रखा। सूती धागा कपड़ा बनाने वाली लघु सहकारी समितियां, उनको टैक्स में छूट दी गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई। गोवध पर नियंत्रण किया गया। ये सारे वर्णन डीपीएसपी में ही है।
डीपीएसपी को लागू करने के लिए तो ये सारे कानून बनाए, ऐसे कितने ढेर सारे कानून बना रखे हैं। तो साथियों ये हमारा अनुच्छेद 37 था, इसको थोड़ा सा लिख लो, फिर 38 पढ़ेंगे। आज 37 पे खत्म करते हैं, 38 को बाद में पढ़ेंगे, तबीयत ठीक नहीं है। लिखो अनुच्छेद 37, इस भाग में शामिल तत्वों का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंड इन दिस पार्ट। अब आगे लिखो, भाग 4 में दिए गए प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनमें जो बातें बताई गई हैं वे देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरे शब्दों में लिख सकते हो, अर्थात अगर राज्य किसी नीति निदेशक तत्व को लागू नहीं करता है या उसका उल्लंघन करता है तो इस स्थिति में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए एक निर्देश हैं जिनके आधार पर संपूर्ण शासन संचालित होगा। बस 37 में यही लिखा हुआ है। तो तबीयत खराब होने के कारण आज यहीं रोकते हैं बीच में इसको। आज के लिए इतना ही साथियों, स्वस्थ होकर फिर से लौटने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।